Hello everyone, this is After Ansari and welcome to our YouTube channel Foster Academy, where you can learn to speak English properly. First, I will use an English language that we are learning, and other one is Hindi, in which I will explain all the things whatever we are learning about in English. Okay, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स मतलब होता क्या है? अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। तो एक सवाल मेरे मन में आता है गाइज आप लोग से पूछने का कि how many alphabet in English? If you know, please write in the comment and afterward. Okay, so maybe आपका आंसर आ चुका होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करने दो कि आपके आंसर्स कुछ ऐसे होंगे 26, नॉर्मली सभी के आंसर 26 और समथिंग होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में नहीं होते। इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट को हम कंसिडर करते हैं एक 10th की क्लास के जैसा, जैसे कि पूरे 10th की एक क्लास हम अज्यूम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, राइट। तो अगर 10th की क्लास हम कंसिडर करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। अगर हम एक एक स्टूडेंट को पढ़ते हैं तो उन्हें स्टूडेंट का दर्जा दिया जाएगा, उससे उन्हें क्लास का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एक स्टूडेंट को मैं क्लास नहीं बोल सकता। बिल्कुल उसी तरह अल्फ़ाबेट में रहने वाले जितने भी लेटर्स हैं, अगर इंडिविजुअली मिलते हैं उन्हें मैं लेटर्स कहूँगा, अल्फ़ाबेट नहीं कहूँगा। तो अल्फ़ाबेट के डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ होल लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ओके, इट गेट। आगे चलते हैं। देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश दैट वी हैव नोन अबाउट दिस। ओके, उसके बाद लेटर्स की तरफ पढ़ते हैं। तो लेटर्स कितने होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। तो लेटर्स के डेफिनेशंस में हम देखते हैं कि लेटर्स में क्या होता है। लेटर्स में द इंडिविजुअल कंटेंट ऑफ एन अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। एक इंडिविजुअल कंटेंट ऑफ अल्फ़ाबेट होता है, वो लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं हम वोवेल्स की तरफ। अगर लेटर को फर्दर क्लासीफाई करने की कोशिश करें हम, तो इसको दो पार्ट में किया जाता है। पहला होता है वोवेल्स और दूसरा होता है कंसोनेंट्स। वोवेल्स जिसे हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं या फिर स्वर कहते हैं, ठीक है। उसका डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। A letter representing a speech sound with the vocal tract open। को मतलब क्या हुआ, जब हम वॉवल को प्रोनाउंशिएट करते हैं तो हमारे माउथ का कोई भी पार्ट, कोई भी दो पार्ट एक दूसरे से कभी भी कोलाइड नहीं होता है, एक दूसरे से नहीं टकराता है। इस साउंड क्रिएट करने वाले लेटर को ही वॉवल कहा जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? जैसे मैं ए को प्रोनाउंशिएट करूँ तो कोई भी माउथ का कोई भी दो पार्ट एक दूसरे से टकराता नहीं है। जैसे टंग और अपर जॉ हो गया या टंग और लोअर जॉ हो गया। ओके, ऐसे कोई भी पार्ट एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। और या फिर मेरा लिप भी एक दूसरे से नहीं टकराता। वैसे ही ई हो गया, तो ई दूसरा वॉवल है। ई को भी प्रोनाउंशिएट करने पर मेरे माउथ का कोई भी दो पार्ट एक दूसरे से नहीं टकराता। तीसरा आई हो गया। आई को भी प्रोनाउंशिएट करने पर मुझे मेरे माउथ का कोई दूसरा मीन्स मेरा ओकल ट्रैक्ट जो है वो ओपन है। ये तीनों को ओके, ओ को भी प्रोनाउंशिएट करता हूँ तो मेरा पूरा ओकल ट्रैक्ट ओपन है और कोई भी पार्ट मेरे माउथ का एक दूसरे से टकराता नहीं है। वैसा ही यू भी है। ऐसे टोटल 5 वॉवल्स इंग्लिश में होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स बनाने के लिए। ओके, उसके साथ साथ चलते हैं वॉवल्स के बाद हम चलते हैं कंसोनेंट्स की तरफ। कंसोनेंट्स के डेफिनेशंस में हम ये कह सकते हैं, कंसोनेंट्स इज अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट विच इज़ नॉट वॉवल। जो वॉवल्स नहीं है ऐसे लेटर्स को हम कंसोनेंट कहते हैं। बी सी डी एफ जी ऐसे सारे 21 रिमेनिंग जो है वॉवल्स को हटा दिए तो फिर 21 जो है वो कंसोनेंट्स है। ओके गाइस, तो 21 कंसोनेंट्स आ गया, इतना समझ में आ गया। इसके बढ़कर हमें चाहिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है हमें इंग्लिश बोलने के लिए, राइट। तो वर्ड मीन्स वर्ड। वर्ड इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विद सेंस। वर्ड क्या कुछ नहीं है, ये क्या है, सिर्फ कुछ लेटर्स को, कुछ अक्षरों का समूह है, लेकिन उसका मतलब निकले तब विद सेंस कहा गया है। ओके, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। सिंपल डेफिनेशन हम वर्ड्स की बना सकते हैं। सिर्फ 26 लेटर्स से हम बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड्स ले सकते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश को ज़्यादा अडॉप्ट करने की राह पर चल पड़े हैं। आगे चलते हैं। अगर हम वर्ड्स भी बहुत सारे जान लेते हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस इज नथिंग बट इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। सेंटेंस और कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड्स के अरेंजमेंट है जो कि हमें सेंस शो करते हैं। ओके, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड विद सेंस।
अगर हम वर्ड्स का अरेंजमेंट सेंस के साथ नहीं शो करते हैं या फिर अरेंजमेंट ऐसा करते हैं जो कि सेंस क्रिएट नहीं करता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा गाइस। ओके, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब वर्ड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं कोई सेंटेंस क्रिएट करने के लिए तो उसमें सेंस होना चाहिए, उस सेंटेंस का मतलब निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगो इज द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है गाइस? सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। एक होता है सेंटेंस में सबसे मेन जो होता है वो सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे हम कार्य कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट मतलब वो चीज़ें होती है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और जो कुछ भी उस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो सारा सारा चीज पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स होता है या फिर प्रेडिकेट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सेंटेंस के बारे में मैं एक और चीज बता दूं गाइस कि मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर वी आर यूजिंग इन इंग्लिश। ओके, 4 तरीके के सेंटेंस हम इंग्लिश में यूज करते हैं मेनली। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। जो भी हम कह रहे हैं वो स्टेटमेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, she is going to home, she is sitting, I play, she cries। ऐसे अगर सेंटेंस हम बोलते हैं तो ये होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, दूसरा टाइप होता है गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस। जितने भी सवाल हमारे मन में हो जब हम वो पूछते हैं तो पूछने के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, ओके, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, ओके, वेयर डू यू डू योर जॉब। Okay, like this question, if whenever we are asking, that becomes an interrogative sentence। Okay, तीसरा टाइप है गाइस imperative sentence, जिसमें ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट ऐसे कोई वर्ड्स आए, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बने तो उसे हम कहते हैं imperative sentence। जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज लेट मी गो, सिट डाउन, स्टैंड अप, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। ओके, this kind of sentence we can be say the imperative sentence। चौथा और लास्ट टाइप जो होता है सेंटेंस का गाइस वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस सेंटेंस के थ्रू हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट इज। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। तो आगे चलते हैं गाइस, ये हो गए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ ही। जो अब हमें जिस सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए हमें वर्ड्स की जो ज़रूरत होती है वो वर्ड्स बिलोंग करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ओके, may you all know about the parts of speech। there are 8 kinds of parts of speech we are classifying, right? Okay, in English। तो 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्लासीफाई करते हैं इंग्लिश में। उसमें सबसे पहला हम कंसिडर करते हैं नाउन को, कि हम कंसिडर कर सकते हैं गाइस कि जब से लैंग्वेजेस का इजाद हुआ, जब से लोग भाषाएं बोलने लगे, तब से हर एक चीज़ को पुकारने के लिए एक इंडिविजुअल नाम दिया गया। वो इंडिविजुअल नाम ही नाउन कहलाता है। तो नाउन के डेफिनेशन में गाइस हम ये बता सकते, नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच कैन बी एक्सप्रेस द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। ओके, तो अगर कोई आइडिया है या फिर कोई नाम है, कोई जगह का नाम है, वस्तु का नाम है, लोगों का नाम है, ओके, तो ऐसे नामों का जो वर्ड बनता है उसे हम नाउन में कंसिडर करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जैक, लंडन, चेयर, होप, पेन। ओके, दिस काइंड ऑफ nouns are there, several nouns are there। okay, उसके अलावा nouns is either used as a subject in the sentence or as an object too। okay, so noun को subject की जगह पर भी यूज किया जा सकता है सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट की जगह। ओके, ये दो जगह पे हम नाउन को यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। सो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है गाइस प्रोनाउन। ओके, a pronoun is used in place of noun or noun phrase to avoid repetition। pronoun का definition ये कहता है कि repetition avoid करने के लिए हम pronoun को noun की जगह पे यूज करते हैं या फिर noun phrase की जगह पर यूज कर सकते हैं। okay, for example, I, you, we, they, he, she, it, ऐसे nouns के types है। okay, अब ये प्रोनाउंस को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्लूरल एंड सिंगुलर प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। ओके, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में गाइस आते हैं आई,
ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में आई को कंसिडर किया जाता है। आई ये जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। दूसरा होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन में वी को कंसिडर किया जाता है। हम वी यानी हम होता है, तो इसको हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल कंसिडर करेंगे। ओके, देन सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यू को ही कंसिडर किया जाता है और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू को ही कंसिडर किया जाता है। ओके, एंड उसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम ही, शी, इट को कंसिडर कर सकते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम दे को कंसिडर करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ तक के क्लियर है बात। आगे चलते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा बिलोंग करता है एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव्स मीन्स होता क्या है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, क्या डिस्क्राइब करता है? उसके बारे में विशेषताएं बताता है ना? तो उसे ही हम ऐसे ही वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जांपल एडजेक्टिव इज डेड, टॉल, फैट, शॉर्ट, लॉन्ग, ब्यूटीफुल। ओके, these are the some examples of adjectives in we are using in the sentence. Okay, हमारा fourth parts of speech है guys verb means word. A verb is a word or group of words which can be describes an action or experience. Okay, जो ऐसे वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक्सपीरियंस या एक्शन को डिस्क्राइब करते हो, ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, सी, स्टैंड, ओके, सिट, स्पीक, स्टडी, राइट। ओके, दिस काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। तो वर्ब को भी तीन फॉर्मेट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, तो जिसे हम V1 कंसिडर करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंसिडर करते हैं, और दूसरा होता है V2 जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 का फॉर्मेट भी कहते हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडवर्ब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब द verb or an adverb or an adjective that how, when and where it happened. एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को साथ ही एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, और उसके साथ ही एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब करता है कि वो एडजेक्टिव्स वर्ब कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। ये डिस्क्राइब करने के लिए जो भी वर्ड बनते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब में क्लासिफाई करते हैं। द सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रपोजिशन। A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence. Okay, तो preposition क्या करता है? ये टाइम को या फिर प्लेस को या फिर डायरेक्शन को बताने के लिए ये यूज होता है सेंटेंस में। ओके, ये preposition को बिफोर नाउन या फिर प्रोनाउन और जेरंड की। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन इज एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, ओवर, अंडर। ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस के एग्जांपल्स है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं द नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट इज द कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स व्हाट? कंजंक्शंस जॉइंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन ये कुछ नहीं है, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड को ज्वाइन करने के लिए जो भी वर्ड्स मिलते हैं, जो भी वर्ड्स बनते हैं, तो उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल और, एंड, देन, सिंस, सो, अंटिल, बट। ओके, तो ऐसे जितने भी देयरफॉर, बिकॉज, ये सारे के सारे दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये सारे वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। ओके, the eighth and last part of speech is an interjection. Interjection expresses strong emotions and is often followed by an exclamation point. Okay, कोई भी एक exclamation point को follow करने के लिए या फिर strong emotion बताने के लिए जो words का use किया जाता है उसे हम interjection कहते हैं। Okay, जैसे for example bravo, okay, well, aha, hurrah, hurrah। ओके, और या ऐसा जो भी हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं इंट्रोडक्शन में। तो
आज के लिए बस इतना ही गाइस। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, सभी अंडरस्टैंड हुए होंगे गाइस। अगर आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आती है और या फिर आपको कोई भी कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट में हमें लिखिए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया। हम उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो हमसे जुड़े रहिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे आगे सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट करिए हमसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।